नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद किसानों से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। किसान आंदोलन के चलते जेल में बंद है किसान। तनुज पूनिया इमरान मसूद प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। लुक्सर जेल में बंद है। किसानों से आज मुलाकात संभव मानी जा रही है। डीएनडी पर प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करेंगे कार्यकर्ता। डीएनडी पर पुलिस को तैनात भी किया गया है। तो किसान के मुद्दे को एक बार फिर से कांग्रेस उठाती हुई नजर आएगी। जो किसान जेल में बंद है उससे भी आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने जेल में पहुंचेंगे। किसान आंदोलन के चलते जेल में बंद किसान नेताओं से आज मुलाकात संभव मानी जा रही है। तनुज पूनिया इमरान मसूद प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। लुक्सर जेल में बंद किसानों से आज मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस किसानों से आज मुलाकात करने जेल पहुंचेगा। लुक्सर जेल में बंद किसानों से आज मुलाकात करता हुआ कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से नजर आएगा। किसान सम्मान यात्रा निकालने की भी कांग्रेस की तैयारी है। वहीं किसानों की समस्याओं को एक बार फिर से अपना हथियार बनाता हुआ बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। लुक्सर जेल में बंद किसानों से आज कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेंगे। डीएनडी पर प्रतिनिधि मंडल का स्वागत उनके कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। डीएनडी पर पुलिस को तैनात भी किया गया है। पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंदी की गई है, तैनाती की गई है। तमाम सीमाओं पर डीएनडी पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि तनुज पूनिया इमरान मसूद इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लुक्सर जेल पहुंचेगा, जहां पर वो किसान नेताओं से मुलाकात करेगा, किसानों की समस्याओं को जानेगा, उनसे बातचीत करता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। डीएनडी पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते उनकी तरफ। आसिफ, संभल के बाद अब किसानों का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के मुद्दे को अब कांग्रेस उठाती हुई भी नजर आ रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल लुक्सर जेल जाएगा किसानों के नेताओं से मुलाकात करने। जी बिल्कुल श्रुति, संभल के बाद अब किसानों को लेकर भी कांग्रेस की सियासत शुरू हो गई। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और अजय राय के नेतृत्व में सांसद इमरान मसूद की अगुवाई में एक टीम नोएडा पहुंचेगी, जहां पर जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेगी और साथ ही साथ किसानों की रिहाई के लिए अधिकारियों से वार्ता भी की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर सियासी पारा हाई हो चला है, कई किसान जेल में बंद हैं, नोएडा की जेल में बंद हैं और वह दिल्ली जा रहे थे। तो ऐसे में किसान मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है और किसानों की हर लड़ाई में वह शामिल होंगे। और जिस तरह से एक बड़ी तैयारी की गई, हालांकि प्रतिनिधि मंडल को लेकर पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी है। देखना यह है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल नोएडा पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पुलिस की नाकेबंदी इस मामले को लेकर भी तेज हो चली है। जिस तरह से संभल को लेकर पुलिस की नाकेबंदी थी, उसी तरह किसान आंदोलन को लेकर भी कहीं से कोई अप्रिय घटना न हो, कोई बवाल न बढ़े, इसको लेकर पुलिस मुस्तैदी का दावा कर रही है। आसिफ, ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को अनुमति मिल चुकी है कि वो जेल में जाकर किसानों से मुलाकात करें या फिर नहीं? देखिए, एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर बना है और यह प्रतिनिधि मंडल ने घोषणा की है कि वह जाकर जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जिस तरह से संभल में पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही, कई दल के नेताओं ने जाने का ऐलान किया था, लेकिन उनका यह ऐलान धरा का धरा रह गया था। अब यहाँ अगर बात करें किसानों को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस की एक तैयारी है कि वह किसानों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनकी रिहाई को लेकर अधिकारियों से वार्ता करेंगे। कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह किसानों की हर लड़ाई में
साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर वह चलते रहेंगे और कहीं भी किसानों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रतिनिधि मंडल जेल में मुलाकात कर पाता है या नहीं। हालांकि सीमाएं सील नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से सतर्क है और कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन जो है रोक भी सकता है। जी सुप्रीत। यानी कि सीमाओं को सील नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है आसिफ। दूसरी तरफ कौन कौन लोग हैं इस प्रतिनिधि मंडल में और कितने बजे कांग्रेस का ये प्रतिनिधि मंडल लुक्सर जेल पहुंचेगा और मुलाकात करेगा? देखिए सुप्रीत, कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की बात करें तो इसकी अगुवाई सांसद सहारनपुर इमरान मसूद करेंगे। इसमें अंशु अवस्थी भी होंगे और साथ ही साथ नोएडा के जिला अध्यक्ष के अलावा कई ऐसे कांग्रेसी नेता होंगे जो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। हालांकि अब जिस तरह से एक बड़ी तैयारी की गई है और दोपहर बाद कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल रवाना होना था, रवाना भी हो गया होगा। अब नोएडा की स्थिति और तस्वीर क्या बनती है, क्या कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जेल में बंद किसानों से मुलाकात कर पाएगा या नहीं, यह भी एक संशय बरकरार है। जी सुप्रीत। ऐसे में आसिफ क्या मुलाकात हो पाती है या फिर नहीं, या प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध लगाया जाता है, रोका जाता है कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिजली कर्मियों ने ये विरोध किया है और विरोध के बाद आज बैठक की जाएगी। यूपी और चंडीगढ़ के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। निजीकरण के खिलाफ NCCOEE की बैठक भी आज हुई है। तो यूपी में बिजली वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों ने मंगलवार को बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया था। कार्यालयों में नारेबाजी भी की गई थी। बिजली सप्लाई और अन्य विभागीय कार्यों में बाधा पहुंचाए बगैर काली पट्टी बांधकर निजीकरण के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया था। वहीं आज लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की बैठक होनी है, जिसमें यूपी और चंडीगढ़ में निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, बिजली विभाग के कर्मचारियों का यह आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कल प्रदर्शन किया गया और आज बैठक होनी है। जी बिल्कुल सुप्रीत, बिजली के निजीकरण को लेकर जिस तरह से विद्युत कर्मियों का जो आंदोलन है, जो रणनीति है, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल ही विद्युत कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया था और विरोध जताया था। हालांकि यूपी सरकार ने बिजली कर्मियों के आंदोलन को भांपते हुए एस्मा लागू कर दिया है। 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं निजीकरण को लेकर जिस तरह से विद्युत कर्मियों और अफसरों में आक्रोश है और जिस तरह से काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, आज राजधानी लखनऊ में एक बैठक होगी जिसमें जूनियर अभियंता एसोसिएशन भी शामिल होगा और साथ ही साथ जितने विद्युत कर्मी हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संविदा कर्मी भी उनकी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। और आज ही निर्णय लिया जाएगा कि यूपी और चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, जो अभियंता हैं, वह किस तरह का आंदोलन करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी बनाने की पूरी तरह से तैयारी है। देश भर में आंदोलन की पूरी तरह से रणनीति बन चुकी है। हालांकि यूपी की बात करें तो यूपी में कई जिलों में विद्युत कर्मियों ने प्रदर्शन भी किया और अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि बिजली के निजीकरण को लेकर वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह आंदोलन करेंगे। हालांकि अब आज जो एसोसिएशन की बैठक होनी है, इसमें क्या निर्णय निकलता है या देखना बाकी है। लेकिन संभावना यह भी जताई जा रही है कि किसी भी हाल में जो एसोसिएशन है अब इस लड़ाई को आगे तक ले जाएगा और एसोसिएशन के संपर्क में चंडीगढ़ के भी कर्मचारी
जो है हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, कंधे से यानी कंधा कि मिलाकर यूपी के चलेंगे। बिजली कर्मचारी और चंडीगढ़ के दोनों ही आज बैठक करेंगे और इस बैठक के बाद कई फैसले लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यही है आसिफ कि आखिरकार प्राइवेटाइजेशन से क्या कुछ दिक्कत है? निजीकरण के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है बिजली विभाग के कर्मचारियों के अंदर? क्या कुछ उनकी मांगे हैं? क्या कुछ कहना है उनका? इसे सुनते निजीकरण के विरोध को लेकर जिस तरह से एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक आंदोलन की तैयारी की गई है और साथ ही साथ बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में सख्त तौर पर जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं कि वह किस तरह आगे आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं पूरी करेगी उनका आंदोलन चलता रहेगा। और बिजली कर्मियों को यह आशंका है कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो उनसे जो है जरूरत से ज्यादा काम भी लिया जाएगा और साथ ही साथ खामियां दिखाते हुए छटनी भी की जा सकती है। ऐसे में उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बिजली कर्मियों का यह भी आरोप है कि निजीकरण होने से कहीं न कहीं उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिजली महंगी कर दी जाएगी और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मनमाने ढंग से बिजली का बिल वसूली करेंगी और कर्मचारियों का शोषण करेंगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जिस तरह से रणनीति बिजली विभाग के अफसरों, बिजली विभाग के अभियंताओं और कर्मचारियों की जो रणनीति है, कहीं न कहीं यह आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकती है, आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आसिफ, बिजली विभाग के कर्मचारी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिजली विभाग की कोई बड़े अधिकारी इनसे बातचीत करने सामने आए? क्या इनकी बातों को सुना गया है और उनकी तरफ से वो तमाम पहलू दिखाए गए हैं कि आखिरकार प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या कुछ फायदे होंगे? देखिए, निजीकरण की बात करें तो निजीकरण को लेकर जो है बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं और अब जिस तरह से एस्मा लागू कर दिया गया है, 6 महीने तक कोई भी कर्मचारी आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन बिजली कर्मियों की मांग वही है। बिजली कर्मियों का कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण से उत्पीड़न बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी और साथ ही साथ कर्मचारियों की छटनी भी की जाएगी। इस मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि कई बार निजीकरण के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। अब देखना यह होगा कि बिजली कर्मचारियों का आंदोलन कितना बढ़ता है, कितना आगे जाता है, या समय ही बताएगा। लेकिन अब ऐसे में आसिफ, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी क्या कुछ फैसला लेते हैं और इसका असर सरकार पर क्या कुछ होता है, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मथुरा में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने महिलाओं की फरियाद सुनी है। अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं के उत्पीड़न मामलों का संज्ञान लेकर काउंसलिंग के आधार पर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया, उसके आदेश दिए। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आज मथुरा पहुंची। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बबीता चौहान पहुंची। अधिकारियों के साथ बैठक कर यहां महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए वो नजर आई। पुलिस अधिकारियों को काउंसलिंग के आधार पर निस्तारण के निर्देश भी दिए। बबीता चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। यूपी में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए जिम सेंटर, टेलर यानी कि दर्जी की दुकान पर महिला कर्मी रखने के आदेश भी दिए। आज मथुरा में महिला उत्पीड़न के 31 मामले आए हैं। काउंसलिंग के आधार पर निस्तारण के आदेश भी दिए गए। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ना, मैं हर चीज को ये भी नहीं कहती कि सिर्फ अधिकारी नहीं सुन रहे। हो सकता है कि कई बार अभी जैसे मेरी बात हुई यहाँ बैठ के कुछ प्रशासनिक लोगों से कि जैसे सुनवाई होती है, जैसे थाने में आए सुनवाई के लिए या हमारी काउंसलिंग के लिए, सपोज उसका एक पार्ट है कि काउंसलिंग के लिए आए, तो कई बार या तो महिला नहीं आ रही या पुरुष नहीं आ रहे। तो कई बार ऐसी चीजें जब आती हैं तो कुछ केस पेंडिंग होते चले जाते हैं इंतजार में कि भाई आएंगे तो सुनवाई कराएंगे। क्योंकि मेरा भी मानना है और शायद प्रशासन का भी ये मानना है कि जो घरेलू हिंसा वाले केस हैं उनमें बहुत ज्यादा कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से हम उनको कॉम्प्रोमाइज करा सकें और उनको फिर
वही खबर मेरठ से है, जहां रेस्टोरेंट में आई एक एनआरआई महिला के साथ बदसलूकी की गई। बता दें कि यूके में रहने वाली आलिया नाम की एक महिला हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने पहुंची थी, जहां उसके साथ बदसलूकी की गई। वहीं आलिया ने बताया कि उनके हिजाब पहनकर आने को लेकर मैनेजर को गुस्सा आ गया और महिला मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी भी की। इसी बात की शिकायत उन्होंने लाल कुर्ती थाना पुलिस से की है। एनआरआई महिला का हिजाब पहनना अब मुसीबत बन गया। नहीं हुआ है, हम लोग है ना, हमने अपनी डाइट के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर करेगा ना। किसका टाइम होता है? आज का टाइम होता है। क्या टाइम होता है? 4 घंटे से बैठे हुए हैं। सो व्हाट वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित आवास पर बैठक की। बैठक में इंडिया गठबंधन को लेकर ठोस रुख अपनाने और रणनीति बनाने को लेकर चर्चा भी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का गठबंधन होने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चर्चाओं को दरकिनार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया है और साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं संसद के दोनों सदनों में बुधवार को भी हंगामा जारी रहा और बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद परिसर में रोजाना प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही कार से संसद परिसर में पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी राजनाथ सिंह के पास पहुंचे और उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट करने लगे। इस दौरान कांग्रेस के अन्य सांसद भी रक्षा मंत्री को गुलाब का फूल देने लगे तो वह आगे बढ़ गए। जानकारी के अनुसार विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद के बाहर सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है और एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल और तिरंगा झंडा देते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल रही। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ मामले की चल रही जांच के तहत पंजाब और हरियाणा में 9 स्थानों पर छापेमारी की। मामले से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ मिली सूचना के बाद सुबह से ही पंजाब में 8 स्थानों पर और हरियाणा में 1 स्थान पर छापेमारी की जा रही है। कथित तौर पर छापेमारी का उद्देश्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े आपराधिक गतिविधियों में मदद करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और नेटवर्क पर नकेल कसना है। यह एजेंसी द्वारा क्षेत्र में सक्रिय गैंगस्टरों और आतंकवादी समूहों के बीच बढ़ते गठजोड़ को रोकने के लिए किया जा रहा है। कई प्रयासों के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। पिछले महीने एजेंसी ने आतंकवादी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 9 स्थानों पर दविंदर बबीहा सिंडिकेट के सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर व्यापक तलाशी भी ली थी। इसके बाद एनआईए की टीमों ने हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले, पंजाब के जालंधर जिले और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आतंकवादी गैंगस्टर सिंडिकेट मामले के संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली थी।
वहीं झांसी थाना नवाबाद क्षेत्र में डीएम कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर सिटी कार्ट मॉल के पीछे एक मकान में चल रहा जुआ के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से 18 जुआरियों को 6 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र राय के मकान के अंदर पिछले कई दिनों से ये जुआ का अड्डा चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और फिर चारों ओर से घेराबंदी कर जुए के अड्डे पर छापा मारा गया। तो वहीं भगदड़ मच गई। पुलिस ने घेराबंदी करके 18 जुआरियों को जुए के अड्डे से गिरफ्तार किया है। थाना नवाबाद क्षेत्र में चौकी इंचार्ज मंडी और चौकी इंचार्ज लाइट के द्वारा और मुखबिर से सूचना मिली कि सिटी काटेज के पीछे एक मकान में जुआ हो रहा है। वहाँ तत्काल मौके पर हमने पुलिस भेज करके और वहाँ पर जुआ पकड़ा है, जिसमें 6,10,000 नगद रुपया बरामद हुआ है और जिसमें एक फार्चूनर और 6 स्कूटी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। इस समय हम नवाबाद थाना में खड़े हुए हैं और नवाबाद थाना पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां से डीएम कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर एक जुआ खेला जा रहा था, जिसकी सूचना नवाबाद थाना पुलिस को मिलती है। नवाबाद थाना पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां 6 लाख से अधिक की रकम का जुआ पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी व अन्य 6 टू व्हीलर गाड़ियों को पकड़ा जाता है। वहीं इस जुए खेल रहे लोगों में लगभग 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है व इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय नवाबाद थाना में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि लोग जुआ खेलने वालों को बचाने के लिए निकले हैं। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने लिखा कि पहले भाजपाई बिजली का निजीकरण करके और फिर बिजली की रेट बढ़ाएंगे, उसके बाद कर्मचारियों की छटनी की जाएगी, फिर भाजपाई ठेकेदारों से कमीशन लेंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि क्या पता पानी के निजीकरण का भी नंबर आ जाए। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार का घेराव किया है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। वही खबर लखनऊ से है, जहां क्रिकेट बैट से पीटने और चाकू मारने का एक मामला सामने आया। इस घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें 4 आरोपियों को हजरतगंज पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन चारों पर आरोप है कि चाकू से युवक को घायल किया गया। वही खबर मेरठ से है, जहां साल्हे नगर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान ने खुद को पुलिस और खुद को ही अदालत समझकर एक प्रेमी को बांधकर डंडे से जानवरों की तरह पीटा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मेरठ के साल्हे नगर के यामीन अंसारी का बताया जा रहा है। सजा की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें प्रधान डंडे बरसाता हुआ नजर आ रहा है और पब्लिक तमाशबीन बनकर बस देखती रही। ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। खबर मेरठ से है, जहां गरुड़ क्रूज को अब ब्रज रथ के नाम से जाना जाएगा। यमुना में चल रहे गरुड़ क्रूज का नाम बदलकर ब्रज रथ रख दिया गया है। पिछले 6 महीने से तकनीकी कमियां आ रही थी, जिसके चलते नाम बदलने के बाद ही कमियां दूर हो गई। यमुना में ब्रज रथ क्रूज ने प्राचीन घाटों के बीच
63 लोगों को यात्रा करवाई है। मथुरा क्रूज लाइसेंस के अधिकारियों ने 1 वर्ष से यमुना में क्रूज को चलाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। कंपनी के अधिकारियों ने पंडितों से बात करी तो सामने यह बात निकल कर आई कि गरुड़ को श्राप था, अगर वह यमुना में आया तो उसका मस्तिष्क फट जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गरुड़ क्रूज का नाम बदल दिया गया है और ब्रज रथ रख दिया गया है। नाम बदलने के बाद क्रम में जो खामियां आ रही थी वह भी दूर हो गई है और क्रूज का यमुना में सफल संचालन हुआ। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।